आज से लगभग 2000 साल पहले चट्टानों को काटकर एस्ट्रोनॉट्स की फिगर बनाई गई। ऐसी करीब 800 रेखाएं बनी हैं। सवाल ये उठता है, ये बनी क्यों थी? इसके बाद हमिंग बर्ड और मंकी की 310 फीट लंबी, स्पाइडर की 150 फीट लंबी और किलर व्हेल की 213 फीट लंबी फिगर भी बनाई गई। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ बनाई गई फिगर्स की संख्या सैकड़ों में है। यहाँ पर अब तक 800 स्ट्रेट लाइंस, 300 ज्योमेट्रिक फिगर्स और 70 एनिमल एंड प्लांट डिजाइन्स की खोज की जा चुकी है। तो दोस्तों, आखिर ये चीज है क्या? 2000 साल पहले चट्टानों को काटकर इसका निर्माण कैसे किया गया? इसका निर्माण करने वाले लोग कौन थे और इतने कॉम्प्लेक्स फिगर्स को बनाने का मकसद क्या था? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब मेरे यानी डिटेक्टिव विकी के साथ। दोस्तों, साल 1927 में पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबो मैजिया ज़ैपा राजधानी लिमा से 400 किलोमीटर दूर नास्का और पल्पा शहर के बीच हाइकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक स्ट्रेट लाइन दिखी जो चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। टोरिबो ने उस लाइन को फॉलो करना शुरू किया। देखते देखते वो काफी दूर चले गए, लेकिन वो लाइन खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उस लाइन की मिस्ट्री और गहरी होती गई, क्योंकि जिस एक लाइन को फॉलो करके वो आगे बढ़ रहे थे, आगे जाने पर ऐसे कई और स्ट्रेट लाइन्स उन्हें नजर आने लगे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर लाइंस के अलावा उन्हें डिफरेंट शेप्स एंड साइज में बनाए गए फिगर्स भी नजर आने लगे। इनमें बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज एंड कुछ अननोन ऑब्जेक्ट्स के फिगर्स भी शामिल थे। 1927 में उन्होंने यहाँ पे जो कुछ भी देखा, आज उसे हम नास्का लाइंस के नाम से जानते हैं। नास्का लाइंस आज भी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। टोरिबो के द्वारा खोज किए जाने से पहले कुछ लिटरेचर वर्क में इस जगह का जिक्र किया गया था। 1553 में स्पेनिश कॉलोनियल पेड्रो सीजिया दी लियोन ने सबसे पहले अपनी बुक में नास्का लाइंस का जिक्र किया था। उसने इस जगह को ट्रेल मेकर्स के रूप में डिस्क्राइब किया था। इसके कुछ साल बाद 1569 में लुइस मॉन्जोन ने नास्का लाइंस के बारे में लिखते हुए इसे एंशिएंट रूइंस माना था। हालांकि इसके बाद लगभग 400 सालों में नास्का लाइंस का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन टोरिबो मैजिया ज़ैपा के द्वारा 1927 में रीडिस्कवर किए जाने के बाद नास्का लाइंस अमेरिकन एंड यूरोपियंस आर्कियोलॉजिस्ट के लिए हॉट टॉपिक बन गया। इसके बाद इस जगह की स्टडी शुरू की गई और फिर धीरे धीरे नास्का लाइंस की मिस्ट्री दुनिया के सामने आने लगी। इस जगह पर जो ज्यादातर लाइंस बनाई गई हैं वो बिल्कुल सीधी हैं। इन स्ट्रेट लाइंस के आसपास ही बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स की फिगर्स भी बनाई गई हैं। नास्का लाइंस की ये पूरी कलाकृति लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। यहाँ जितने भी लाइंस बनाए गए हैं उसकी कंबाइंड लेंथ लगभग 1300 किलोमीटर है। स्ट्रेट लाइंस एंड जितने भी फिगर्स हैं उन सभी का निर्माण चट्टानों की कटाई करके किया गया है। लाइंस की गहराई लगभग 4 से 6 इंच, वहीं इसकी चौड़ाई 12 से 13 इंच के बीच है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ इसकी चौड़ाई लगभग 13 फीट तक है। यहाँ पर कई ऐसे बड़े बड़े फिगर्स बनाए गए हैं जो जमीन से पूरी तरह दिखते भी नहीं है। ये फिगर्स कंप्लीट शेप में 1600 फीट की ऊंचाई पर से नजर आते हैं, यानी इन फिगर्स को कंप्लीट शेप में हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से ही देखा जा सकता है। तो फिर 2000 साल पहले इसे बनाने वालों ने बिना देखे कैसे बनाया होगा, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी फिगर बनाई गई है वो पेलिकन की है, जिसकी लंबाई 935 फीट है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फिगर वल्चर की है, जिसकी लंबाई 440 फीट है। थर्ड लार्जेस्ट फिगर हमिंग बर्ड एंड मंकी की है। इन दोनों की लंबाई 310 फीट है। इसके अलावा यहाँ स्पाइडर एंड किलर व्हेल्स की फिगर भी बनाई गई है, जिसकी लंबाई 150 फीट से 213 फीट है। इसके अलावा अरैक्निड, फिश, हिरन, लिजर्ड, डॉग, कैट, ट्रीज, फ्लावर्स एंड ह्यूमंस के भी फिगर्स यहाँ बनाए गए हैं। स्ट्रेट लाइंस एंड कॉम्प्लेक्स फिगर्स के अलावा यहाँ पर जियोमेट्रिकल शेप्स भी बनाए गए हैं, जो कि डिफरेंट शेप एंड साइज में हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे भी फिगर्स हैं जो मिस्टीरियस शेप में बनाए गए हैं। ये फिगर्स कौन से क्रिएचर की हैं ये किसी को नहीं पता। यहाँ एक ऐसी भी फिगर है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एस्ट्रोनॉट की फिगर बनाई हुई है। अब ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इन फिगर्स का निर्माण 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन इसका निर्माण किन लोगों ने किया था? आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक नास्का लाइंस का निर्माण 500 BC से 500 AD के बीच किया गया था। आमतौर पर लोगों का यही मानना है कि नास्का लाइंस का निर्माण सिर्फ नास्का सिविलाइजेशन के लोगों ने किया है, लेकिन असल में इस मैग्निफिसेंट फिगर को बनाने में नास्का सिविलाइजेशन के अलावा एक और सिविलाइजेशन का हाथ था। नास्का लाइंस 2 मेजर फेजेस में बनाया गया था। फर्स्ट फेज का निर्माण 400 से 200 BC के बीच किया गया था। इसे पैराकस फेज कहते हैं क्योंकि इस फेज का निर्माण पैराकस सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था।
इस सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस 800 बीसी से 100 बीसी के बीच था। इन लोगों के पास इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की काफी अधिक जानकारी थी। अब ये बात आप याद रखना, वीडियो में आगे काम आएगी। पैराकस कल्चर के खत्म होने के बाद नास्का कल्चर की शुरुआत हुई। नास्का कल्चर काफी हद तक पैराकस कल्चर से प्रभावित था, इसीलिए उनके कामों में पैराकस कल्चर की झलक देखने को मिलती है। नास्का लाइंस के सेकेंड फेज को नास्का फेज कहते हैं, जिसे नास्का लोगों ने 200 बीसी से 500 बीसी के बीच बनाया था। लगभग 800 सीई के आसपास नास्का सिविलाइजेशन खत्म हो गई। हिस्टोरियंस का मानना है कि मौसम में बदलाव होने की वजह से ये लोग यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह चले गए और फिर दूसरी सिविलाइजेशन में मिल गए। खैर, ये सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन इनकी निशानी आज भी कायम है। तो अब सवाल ये है कि उन लोगों ने नास्का लाइंस का निर्माण कैसे किया होगा। जब से नास्का लाइंस की डिस्कवरी हुई है, तभी से इसके निर्माण की बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई हैं। स्विट्जरलैंड के राइटर एरिक वॉन डेनिकेन ने 1968 में चैरियट्स ऑफ द गॉड्स नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने नास्का लाइंस को एलियन से रिलेट किया था। उन्होंने लिखा था कि नास्का लाइंस दरअसल यूएफओ की लैंडिंग साइट हुआ करती थी। एलियंस यूएफओ यहाँ आते थे। ये एलियंस ही सिविलाइजेशन के क्रिएटर बने। इन एलियंस ने लोकल लोगों को काफी कुछ सिखाया और फिर वो दुनिया से हमेशा के लिए वापस चले गए। जब एलियंस धरती पर आए थे, तब उन्होंने यूएफओ लैंडिंग साइट की पहचान करने के लिए नास्का लाइंस के थोड़े से हिस्से को बनाया था। लेकिन जब वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए, तब लोकल लोगों ने एलियंस को वापस बुलाने की कोशिश में नास्का लाइंस को आगे बढ़ाते गए। इन लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े आकार के फिगर्स बनाए ताकि एलियंस इसे ऊपर से ही देख सके और यहाँ आ सके। एरिक वॉन डेनिकेन ने अपनी एलियन वाली थ्योरी साबित करने के लिए कई दलीलें पेश की, जिसमें एस्ट्रोनॉट की शेप में बना हुआ फिगर, सिर्फ ऊंचाई से कंप्लीट शेप में नजर आने वाली फिगर्स और कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स के फिगर्स। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी ने एरिक की राइटिंग को कम्प्लीटली फिक्शनल बताकर रिजेक्ट कर दिया। बाद में यहाँ पर और भी साइंटिफिक रिसर्च हुई, जिसमें फाइनली एक कन्विंसिंग थ्योरी सामने आई। इस थ्योरी के मुताबिक नास्का सिविलाइजेशन ने नास्का लाइंस का निर्माण बेहद ही साधारण तरीके से किया था। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग के दौरान लाइंस के पास सेरेमिक और वुड रिमेन्स मिले थे। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये रिमेन्स भी उतने ही पुराने हैं जितने की नास्का लाइंस, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि नास्का लाइंस को बनाने में इन्हीं दोनों मटेरियल का उपयोग किया गया होगा। नास्का लाइंस का निर्माण करने के लिए इन लोगों ने एक लंबी रस्सी में लकड़ी के टूल्स को बांधकर इसकी मदद से जमीन के ऊपरी 4 से 6 इंच टॉप डार्क लेयर्स को हटाया होगा। टॉप डार्क लेयर के हट जाने से लाइटर कलर सैंड अपीयर हो गया। टॉप डार्क लेयर के बीच 4 से 6 इंच गहराई में लाइटर कलर होने की वजह से लाइंस क्लियरली विजिबल हो गई। इस लेयर में लाइम की सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद थी, जिससे काफी कम समय में ये हार्ड हो गया और इरोजन से बच गया। इस थ्योरी के सामने आने के बाद अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर जो निकेल ने सेम टूल्स की मदद से ऐसे फिगर्स बनाने की कोशिश की और वो आसानी से ऐसा करने में सफल रहे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों का ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि नास्का लाइंस का निर्माण कैसे हुआ होगा, लेकिन अब एक सवाल और बचा हुआ है, इसको बनाने का मकसद क्या था। 1930s में अमेरिकन हिस्टोरियन पॉल कोसॉक ने नास्का लाइंस की स्टडी करने के बाद ये क्लेम किया कि ये लाइंस एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए बनाए गए थे। 1940s में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट मारिया रिचे ने भी सिमिलर क्लेम करते हुए बताया कि नास्का लाइंस एस्ट्रोनॉमिकल एंड कैलेंड्रिकल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा और भी कई थ्योरीज पेश की गई जो नास्का लाइंस को एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेट कर रही थी, लेकिन कोई भी थ्योरी कन्विंसिंग नहीं थी। फर्स्ट रिसेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कन्विंसिंग थ्योरी नजर आई जो असल में नास्का लाइंस की मिस्ट्री को सुलझा सकती है। पैराकस सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके पास इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी थी और नास्का सिविलाइजेशन भी इस काम में पीछे नहीं थी। अब थोड़ा नास्का लाइंस जिस लोकेशन पर मौजूद है उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पूरे साल में सिर्फ 20 मिनट के लिए बारिश होती है। बारिश की इस कमी की वजह से नास्का लाइंस आज भी वेल प्रिजर्व्ड हैं। नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर जोहान रेनार्ड का कहना है कि नास्का लाइंस के सभी लाइन्स एंड फिगर्स धार्मिक रिचुअल्स के लिए ही बनाए गए थे। नास्का के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर वाटर एंड फर्टिलिटी के लिए रिचुअल्स किया करते थे। इन लोगों ने लंबे लंबे लाइन्स एंड बड़े बड़े फिगर्स इसीलिए बनाए थे ताकि इनके भगवान इन्हें ऊपर से देखकर इनकी प्रार्थना सुन सके। यहाँ पर जो भी फिगर्स बनाए गए थे उन सभी का अपना एक मतलब है। पेरुवियन एंशिएंट एज में स्पाइडर को बारिश का सिंबल माना जाता
था। वहीं हमिंग बर्ड्स फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता था। इसके अलावा मंकी फिगर्स अमेज़न जंगल को दर्शाते थे जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो मुमकिन है कि इन सभी सिंबल्स की मदद से ये लोग अपने भगवान से बारिश की मांग करते थे। वैसे आपको क्या लगता है नाज़का लाइंस को किस मकसद से बनाया गया होगा? अपने थॉट्स कमेंट कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।